ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। तो नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। तो इन सारे अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित बहुत ही विस्तृत वर्णन नहीं है। तो उसके लिए आर्टिकल 11 में क्या, आर्टिकल 11 में, ठीक, आर्टिकल 11 अधिनियम बनाने से संबंधित है, ठीक है। अधिनियम बनाने से संबंधित है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब कि 11 ये कहता है कि जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार ये संसद विधि द्वारा विनियमित करेगी, ठीक, विनियमित करेगी, ठीक। और ये इस भाग की कोई बात इस विधि के संसद की शक्तियों का नागरिकता से संबंधित विधि बनाने में अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि भाग 11 की कोई बात अगर है तो नागरिकता अधिनियम के निर्माण में किसी प्रकार का बाधा नहीं होगा, संसद के अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करेगी। ये बात क्लियर हो गया? कहने का मतलब कि नागरिकता अधिनियम ही विस्तृत वर्णन करेगा नागरिकता से संबंधित अधिकारों का, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता कैसे ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाएगा, कैसे त्यागा जाएगा, या कौन नागरिक नहीं होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। ये सब बातें किससे स्पष्ट होंगी? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन कैसे होगा? नागरिकता का अर्जन, ठीक। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो पहली विधि जो सबसे पहली विधि तरीका है क्या है? जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950, कहां? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 26 जनवरी 1950, फिर या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 या 87, क्या है? 1 जुलाई 1987। फिर एक डेट और आएगा, नागरिकता अधिनियम 2003, ठीक। इसमें यही फर्क है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक इसके मध्य जो भारत में जन्मा व्यक्ति होगा, भारत में जन्मा व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक।
अब यहां से यहां तक मतलब 1 जुलाई 1987 से नागरिकता अधिनियम 2003 के मध्य जो भारत में जन्मा व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। लेकिन शर्त क्या है? उसके माता पिता में से कोई एक, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, है ना? अब दोनों हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है क्या? फिर अगला तरीका क्या है? इसी में जन्म से ही नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय हो, ठीक, दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। इसकी भी ध्यान से सुनिए। नागरिकता अधिनियम 2003, ठीक, इसके बाद कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन इस स्थिति में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उसके माता पिता में से कोई एक भी नागरिक है, माता या पिता में से कोई भी एक भी नागरिक है तो वो नागरिक हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि कोई एक माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी न हो, मतलब समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश से आया, ठीक, कोई पुरुष आया, किसी महिला से विवाह कर लिया तो महिला तो भारतीय है ना, तो नागरिक हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो आया था पुरुष वो अवैध प्रवासी था, इसलिए वो नागरिक नहीं होगा। ठीक, अगर वैध होगा तो होगा। इसी तरह कोई महिला आई तो किसी पुरुष से विवाह कर लिया, अवैध रूप से आई है तो उसका पुत्र नागरिक नहीं होगा। ठीक है, नागरिक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कि नागरिकता अधिनियम 2003, क्या नागरिकता अधिनियम 2003 के बाद अगर कोई आता है और उसका माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी है तो वो नागरिक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अवैध प्रवासी ना हो तो नागरिक होगा, अगर अवैध प्रवासी है तो नागरिक नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी तरीका क्या है? क्या? हाँ, दूसरा तरीका है वंशानुगत। वंशानुगत से ही क्या सिद्ध हो रहा है कि जो कोई किसी का वंश है जो कि यहां था। वंशानुगत से मतलब ही सिद्ध हो रहा है कि कोई था कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता भारत में थे। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 से
10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मा व्यक्ति जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। ठीक है, जैसे 26 जनवरी 1950 और फिर 10 दिसंबर 1992, क्या है 10 दिसंबर 1992, ये दो तिथियां हैं। इसके मध्य कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है। कहां जन्म लेता है? भारत के बाहर जन्म लेता है। कहीं भी, मान लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी जन्म लेता है, भारत के बाहर जन्म लेता है तो भी वह नागरिक होगा। शर्त है कि जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय, मतलब जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच कोई व्यक्ति, कोई बालक जन्म लिया भारत के बाहर, ठीक, लेकिन उसके पिता उस समय, जन्म के समय भारत के नागरिक थे, तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। ठीक है, उसको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिसंबर को 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक होगा। अब एक थोड़ा सा यहां पर छूट है, छूट ही कहोगे कि 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई बालक जो है भारत के बाहर जन्म लेता है, भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो भी भारत के नागरिक होगा। केवल शर्त यह है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब भी चल जाएगा। यहां क्या कह रहा था कि उसके पिता भारत के नागरिक हो। कब? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा। शर्त यह है कि उसके पिता भारत के नागरिक उसके जन्म के समय रहे हों। इसमें क्या कह रहा है कि 10 दिसंबर के बाद कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है तो भी भारत का नागरिक होगा अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। क्लियर हो गया? ये है वंशानुगत, मतलब कि हमारे पूर्वज भारत में हैं तो मैं कहीं भी जन्म लूं भारत का नागरिक होऊंगा, हमारे माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो, क्योंकि ये वंश के अनुसार हो रहा है। अगला है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी? हाँ, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत रहा हो। मतलब जब वो आवेदन किया तो 7 वर्ष तक भारत रहा हो। आवेदन किया तो भारत 7 वर्ष तक रह चुका था, तब उसने आवेदन किया, ठीक है, तब भी उसको मिलेगी नागरिकता। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक, एक पंजीकरण का तरीका यह है, भारत में रहा हो 7 वर्ष तक,
दूसरा पंजीकरण क्या है? भारती से विवाह किया, विवाह किया, 7 वर्ष पूरा भी हो गया, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, तमाम लोग अभी विदेशी लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, तो कोई भी विदेशी लड़की आएगी या तमाम लड़कियां विदेशियों से विवाह कर रही हैं, तो कोई भी आएगा तो 7 वर्ष तक रहेगा साथ में विवाहित संबंध के आधार पर, फिर इसके बाद वो आवेदन करेगा, तब क्या होगा? नागरिक हो जाएगा। पहले 7 वर्ष विवाहित संबंध के आधार पर रहेगा, ठीक है, फिर आवेदन करेगा, तब वो नागरिक बन जाएगा। ये पंजीकरण का दूसरा तरीका है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है? भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ये तो स्वतः हो जाएंगे ना। अब इनको भी कुछ सोचने की बात थोड़ी है, ये तो होंगे ही, भारतीय नागरिकों के बच्चे हैं ना, तो ये होंगे ही। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है देशीकरण के द्वारा। क्या? देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण, देशीयकरण के द्वारा मतलब कि कोई व्यक्ति आया भारत में, वो भारतीयता में रच बस गया, ठीक, भारतीयता में रच बस गया, तो भारतीय नागरिक उसको होना चाहिए ना, ठीक है। संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता न मिलती हो। जैसे यहां पर एक शर्त भी लगा दी गई है देशीकरण में, कुछ देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे भी होते हैं क्या कि देशीकरण के सिद्धांत के आधार पर, देशीकरण के सिद्धांत के आधार पर भारतीयों को नागरिकता नहीं देते हैं, भारतीयों को नागरिकता नहीं देते हैं, ठीक। तो जब भारतीयों को नागरिकता आप नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। तो मतलब देशीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण के सिद्धांत के आधार पर नागरिकता न दी जाती हो भारतीयों को, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला शर्त है कि उसे अन्य देश की नागरिकता जहां का भी है, अन्य देश की नागरिकता त्यागना होगा, ठीक है, नागरिकता त्यागना होगा। और 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक का क्या करना है? किसी एक का ज्ञाता हो, यानी विशेषज्ञ जानकार हो, अच्छा जानकार हो, ये भी शर्त है, तभी देशीकरण माना जाएगा, ठीक है। फिर अच्छे चरित्र वाला भी होना चाहिए, मतलब कि पता चले कि वहां से चोरी डकैती करके आए किसी देश से और चले जाए यहां देशीकरण होने लगे, तो उनको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये शर्त है कि अच्छे चरित्र वाला हो, ठीक है। तो इस देशीकरण के सिद्धांत पर इन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ऐसे भी लोगों को
कुछ विशेष स्थिति में क्या, विशेष स्थिति में जैसे कोई बहुत ही बौद्धिक पर्सनालिटी है, क्या बौद्धिक पर्सनालिटी है, तो जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, क्या विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल किया हो, ठीक है, तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। वो केवल एक प्रारूप पर आवेदन करेंगे, क्या करेंगे, आवेदन करेंगे और भारतीय संविधान के प्रति, क्या भारतीय संविधान के प्रति आस्था, निष्ठा व्यक्त करेंगे, है ना, निष्ठा व्यक्त करेंगे, तो उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी तरीका है, कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो गया तो जाहिर सी बात है नागरिकता तो मिलनी ही है। कोई क्षेत्र भारत में शामिल होने पर, ठीक है, जैसे अभी 2015 में, कब 2015 में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र शामिल हुए, बांग्लादेश के, तो उनको नहीं नागरिकता मिलेगी, उनको भी वो क्षेत्र के द्वारा ही आ गए, उनका क्षेत्र, उनका घर भारत में आ गया तो भारत के नागरिक हो गए, है ना। इसी तरह जैसे सिक्किम भारत में सम्मिलित हो गया तो सभी लोग भारत के नागरिक हो गए। तो ये क्षेत्र के द्वारा शामिल होते हैं नागरिकता। ये सारा वर्णन नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है।